नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, CAIIB से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो CAIIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CAIIB के पेपर 1 की यूनिट 2 जिसका नाम है सप्लाई एंड डिमांड। तो शुरू करते हैं। साथियों, डिमांड क्या होती है? डिमांड है द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी पीपल बाय डिपेंड्स ऑन द इट्स प्राइस। द हायर द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल अदर थिंग्स हेल्ड कांस्टेंट फ्यूअर द यूनिट्स कंज्यूम्ड। तो इसमें साथियों बेसिकली जो डिस्कस किया जा रहा है वो डिमांड का, यानी कि जो गुड्स जो कंज्यूम होंगी उनका, और प्राइस के साथ जो रिलेशन है उसकी बात की जा रही है। डिमांड और प्राइस का जो रिलेशन है उसकी बात की जा रही है। और इसमें कहते हैं कि अगर बाकी चीज़ें कांस्टेंट होंगी, बाकी जो फैक्टर्स हैं मार्केट के वो अगर कांस्टेंट होंगे, तो अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, प्राइसेस कम होंगे तो डिमांड उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, गुड्स की बढ़ जाएगी। और ये बिल्कुल कॉमन भी है, हम सभी ये बात जानते हैं। अपने देखा होगा कि जब भी कोई छोटा सा एग्जांपल लें, कोई फ्रूट है या कोई फ़ोन है या बाइक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अगर प्राइसेस स्लैश हो जाते हैं और क्वालिटी सेम रहती है सब कुछ, तो प्राइसेस अगर कम होते हैं तो ऑब्वियसली उसकी जो सेल है वो बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा उसे ख़रीदते हैं, ज़्यादा यूनिट्स उसकी बिकती हैं। और अगर उसके दूसरी तरफ अगर उसके प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं और बाकी जो मार्केट कंडीशन है वो सेम है, तो उसकी सेल्स पे नेगेटिवली इफ़ेक्ट आता है। द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी बॉट इज कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल और द डिमांड कर्व। तो जो प्राइस का और क्वांटिटी बॉट, किसी कमोडिटी की क्वांटिटी कितनी खरीदी गई है और प्राइस का जो रिलेशन होगा, इन दोनों का जो रिलेशन होगा उसको हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल या फिर डिमांड कर्व। अब डिमांड शेड्यूल जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल से समझा है। मान लीजिए कोई फ्रूट है, ऑरेंज हमने लिया है, तो और 5 पॉइंट दिए हुए हैं ABCDE, जहाँ पर अलग अलग प्राइसेस हैं। तो प्राइस, एक बॉक्स का प्राइस एक जगह 50 रुपये है, फिर 40 है, 30 है, 20 है, 10 है। तो जैसे जैसे ये प्राइस जो है वो कम होते जा रहे हैं, तो उनकी जो डिमांड है, उसकी जो डिमांड है मार्केट में, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा इनका। तो जब उसके प्राइस 50 रुपये थे पर बॉक्स, तब डिमांड केवल 9 बॉक्सेस की थी या 9000 बॉक्सेस की थी। और जब उसके प्राइस थोड़े कम हो गए, यानी कि एट द पॉइंट बी, जो टाइम है, BABCD जो है ये टाइम को डिनोट कर रहे हैं, दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब बी कोई पर्टिकुलर टाइम है आया जिस पर प्राइस उसके 40 कर दिए गए। अब जब 40 प्राइस हो गए, पर बॉक्स 40 का हो गया, तो उसकी जो क्वांटिटी थी, डिमांड जो थी वो बढ़ गई, 9 से हो गई 10। ऐसे ही जैसे जैसे प्राइस कम होते गए उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती चली गई। फाइनली जब उसके प्राइस सबसे कम हुए यानी कि 10 हुए, तो उसकी क्वांटिटी जो डिमांड थी वो बढ़कर 20,000 तक पहुंच गई। तो इसी को हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल फॉर कमोडिटी। अब डिमांड शेड्यूल है ये कमोडिटी के लिए किसी के। अब इसी का अगर हम एक तो डिमांड शेड्यूल हो गया, दूसरा होता है डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व अगर हम बनाएंगे, डिमांड शेड्यूल इज़ अ टेबल दैट शोज द क्वांटिटी डिमांडेड एट द डिफरेंट प्राइस इन द मार्केट। तो ये तो हमने अभी देख लिया डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड कर्व भी बेसिकली यही है, बस इसको डिनोट करने का तरीका थोड़ा अलग है। डिमांड कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस इन गिवन मार्केट ऑन अ ग्राफ। तो अगर हम टेबल फॉर्म में शो कर रहे हैं तो डिमांड शेड्यूल की कहेंगे हम उसे, और एक ग्राफ बना के अगर हम शो कर रहे हैं तो हम उसको डिमांड कर्व कह देंगे। अब इसका ग्राफ कैसा बनता है साथियों, वो हम देखते हैं। अब इसमें ग्राफ जो बनता है वो कुछ इस तरह से बन के आता है। अब इसमें एक तरफ यहाँ पे अगर हम प्राइस P मान लें, और यहाँ पर अगर हम डिमांड D अगर इसकी एक्स एक्सिस पे माने, तो जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा सा इस तरह से बनेगा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो स्लोप जो है वो नीचे की तरफ, डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है वो ग्राफ बनता है इसका। प्राइस कम हो रहे हैं तो ये इसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, क्वांटिटी जो है नीचे, ऊपर ये एक्स, इस यहाँ पे प्राइस है 50, 40, इस तरह से नीचे होते जाएंगे, प्राइस कम होते जाएंगे। और यहाँ पे जो है वो क्वांटिटी है, क्वांटिटी सोल्ड या डिमांड है एक्स एक्सिस पे। तो जैसे जैसे प्राइस कम होंगे उसकी डिमांड बढ़ेगी, यानी कि इसका जो बनेगा उस वो इस तरह से स्लोप इसका बनेगा। तो इस तरह का जो ग्राफ बनेगा इसका, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम
डिमांड डिमांड कर्व हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें आता है एवरेज लेवल ऑफ इनकम, यानी कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी इनकम लेवल कैसा है। दूसरा है द साइज़ ऑफ मार्केट, पॉपुलेशन, कितना बड़ा मार्केट है। अब मान लीजिए किसी जगह की पॉपुलेशन ही बहुत कम है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगे, यानी कि ख़रीदने वाले लोग ही कम हैं। बट जहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर फ्लक्चुएशन, जैसे जैसे प्राइस कम होंगे तो वहाँ पर रेट अच्छी तरह से, वहाँ पर डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ेगी। द प्राइसेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब साथ ही इसमें ये भी है, एक फैक्टर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उसके जो कम्पिटिटर्स हैं, यानी कि उसके जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स हैं। अब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मान लीजिए प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो उसके सब्सटीट्यूट में जो दूसरे प्रोडक्ट हैं जिनकी सिमिलर फीचर्स हैं या रिलेटेड जो गुड्स हैं उनके प्राइसेस क्या हैं या उनकी अवेलेबिलिटी कैसी है। तो अगर वो एबंडेंटली अवेलेबल हैं और कम्पिटिटिव प्राइस पर हैं तो डेफिनेटली जो फ़र्क है वो काफ़ी ज़्यादा आएगा। प्राइस में फ्लक्चुएशन जैसे होंगे, डिमांड काफ़ी, अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए उसका कोई कंपटीटर ही नहीं है या कंपटीटर है बट वो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, ऐसा कोई रिप्लेसमेंट ही उसका नहीं है उस पर्टिकुलर गुड का, उस सामान का, तो फिर आप चाहे भले ही प्राइस बढ़ें बट फिर भी उसकी जो डिमांड है वो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। जैसे अभी एक इसका क्लासिक एग्जांपल है जो ऑयल प्राइसेस हैं, हमारे फ्यूल प्राइसेस हैं। पेट्रोल के रेट चाहे 70 रुपये थे, 80 हो गए, 90 हो गए, 100 हो जाएंगे कभी, तो बट उसकी डिमांड में है बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि उसके पास, पर्सन के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपके पास, अगर आपके पास गाड़ी पेट्रोल की है तो आपको पेट्रोल उसमें लेना ही है उसी प्राइस पे जो प्राइस पे आपको मिल रहा है। नेक्स्ट है इसमें टेस्ट एंड और प्रेफरेंस, स्पेशल इन्फ्लुएंस। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो जिनकी मार्केट में एक ब्रांड इमेज, एक वैल्यू होती है और प्रेफर करते हैं कस्टमर्स, तो वो थोड़ा बहुत अगर प्राइस फ्लक्चुएट भी होते हैं तब भी जो लोग हैं वो काफ़ी लॉयल रहते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जुड़े रहते हैं। तो स्पेशल इन्फ्लुएंस अगर कोई है तो उसकी वजह से भी उसमें फ़र्क आता है डिमांड में। सप्लाई शेड्यूल for a commodity shows the relationship between its market price and the amount of the commodity that producer are willing to produce and sell, other things being constant। अब उधर हमने डिमांड सप्लाई और डिमांड कर्व जो देखे थे, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व देखे थे, इधर दूसरी जो टर्म आती है वो है सप्लाई की बात। अब डिमांड की जो क्रिएट करना वो कंज्यूमर के हाथ में है, बट सप्लाई चीज़ वाली जो चीज़ है वो सप्लाई जो है वो प्रोड्यूसर के हाथ में है। अब प्रोड्यूसर क्या, अगर मान लो ये कहता है कि अगर इतने पर्टिकुलर प्राइस पे बिक रही है तो अगर कम प्राइस पे उसका प्रोडक्शन सामान बिक रहा है तो वो ज़्यादा क्यों प्रोड्यूस करना चाहेगा, उसका अगर प्रॉफिट अगर उसमें नहीं आ पा रहा है ज़्यादा। तो सप्लाई शेड्यूल या सप्लाई कर्व जो है किसी कमोडिटी का वो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन इट्स मार्केट प्राइस, कि उसका मार्केट प्राइस कितना है और उस कमोडिटी, पर्टिकुलर कमोडिटी की कितना अमाउंट जो है वो प्रोड्यूसर बनाने को विलिंग है और सेल करने को विलिंग है, जबकि बाकी जो कमोडिटीज़ हैं, बाकी जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। अब सप्लाई कर्व के पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है बट उसको प्राइस अगर प्रोड्यूसर को नहीं मिल रहे हैं मार्केट में, तो वो डेफिनेटली जो है अपना सप्लाई जो है वो कम करेगा, यानी कि क्यों वो अपना लॉस में या कम प्रॉफिट में क्यों बेचना चाहेगा। प्राइसेस ऑफ इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, तो जो इनपुट उसमें लग रहे हैं, रॉ मटेरियल जो है कॉस्ट है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो हैं उनकी प्राइसेस कैसे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं, कि अगर मान लीजिए मार्केट में डिमांड कम है या प्राइसेस कम हैं तो क्या गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज़ वगैरह देगी या गवर्नमेंट कुछ हेल्प करेगी प्रोड्यूसर की, किसी तरह से कुछ टैक्स वगैरह कम करेगी या टैक्स ज़्यादा बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। मतलब कई सारे जो फैक्टर्स हैं, बिजली के रेट्स क्या हैं वहाँ पर, तो इन सभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो भी इफ़ेक्ट करेंगी प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब जो बाकी जो गुड्स हैं वो किस प्राइस पे बिक रही हैं, कंप्यूटर के प्रोडक्ट्स हैं वो किस प्राइस पर हैं, और जो पर्सन है उसके किस प्राइस पर हैं, उस पर भी प्रोडक्शन डिपेंड करेगा। कुछ स्पेशल फैक्टर्स हो सकते हैं, कई बार वेदर का इन्फ्लुएंस है फार्मिंग या एग्रो इंडस्ट्री पर, तो उसकी वजह से भी जो प्रोडक्शन है उस पर इफ़ेक्ट आता है। अब कोई एग्रो इंडस्ट्री है, मान लीजिए शुगर केन इंडस्ट्री है, और पर्टिकुलर जो किसान हैं जो गन्ना उगा रहे हैं और उस क्षेत्र में कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जो जिसकी वजह से शुगर केन का प्रोडक्शन ही कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली जो फैक्ट्री है जो वो चीनी कम बना पाएगी, तो प्रोडक्शन उसका अपने आप ही कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फोर्स है सप्लाई कर्व के पीछे।
अब सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, जैसे डिमांड शेड्यूल था वैसे ही सप्लाई शेड्यूल है। सप्लाई शेड्यूल में भी एक टेबल होती है जो कि that shows the different quantities of a commodity that a firm or producer offer for sale in the market at different prices। तो सप्लाई शेड्यूल में जो फर्म प्राइस से और जो सप्लाई है उसका एक टेबल बनाते हैं और उसका रिलेशन जो शो करते हैं। इट डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई एंड द प्राइस वाइल ऑल नॉन प्राइस वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। और नॉन प्राइस वेरिएबल जितने भी हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, तब क्या रिलेशन निकल के आता है सप्लाई में और प्राइस में, उसी को हम सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। अब जैसे सेम टेबल हमने डिमांड के केस में देखी थी, डिमांड शेड्यूल के केस में, ये सप्लाई शेड्यूल के केस में है। सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं ऑरेंजेस का। तो सप्लाई शेड्यूल में अगर बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं, बाकी फैक्टर्स जो हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं, फ्लक्चुएट नहीं कर रहे हैं, तो अलग अलग जो गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है A B C D E, तो वहाँ पर अगर प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो प्राइस के हिसाब से सप्लाई में क्या फ़र्क आएगा। प्राइस अगर 50 रुपये पर बॉक्स हैं तो फिर जो क्वांटिटी ऑफ बॉक्सेस जो है वो सप्लाई करेगा प्रोड्यूसर वो 18 कर रहा है, और 40 हो जाती है। अगर प्राइस कम हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वो थोड़ा कम ही सप्लाई करेगा, ज़्यादा क्यों करेगा, तो सप्लाई जो है सप्लाई भी कम होगी। ऐसे ही प्राइसेस अगर जिसमें हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ प्राइसेस कम हो रहे हैं वहाँ उसके साथ साथ सप्लाई भी कम हो रही है। तो इसमें इस तरह का जो है वो कर्व बन के आएगा सप्लाई शेड्यूल ऐसा बन के आएगा। तो इसी के अब ये सप्लाई शेड्यूल हो गया, इसका सप्लाई कर्व हम देखेंगे तो फिर हम वही सेम अगर उस तरह से अगर हम इसका बनाते हैं ग्राफ, तो एक इस तरह से ग्राफ बनेगा। यहाँ प्राइस हो गई और यहाँ पर क्वांटिटी हो गई, क्वांटिटी सप्लाइड। तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कम होती जा रही है जैसे जैसे प्राइस कम हो रहे हैं। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा कि जैसे जैसे क्वांटिटी प्राइस कम हो रहे हैं और इसकी जो सप्लाई है वो भी कम होती जा रही है। उस केस में हमने देखा था डिमांड के केस में जैसे जैसे प्राइस कम हो रहे थे तो सप्लाई जो है वो बढ़ रही थी, ऐसा ग्राफ आ रहा था, स्लोप बन रहा था, डाउनवर्ड स्लोप। जबकि इसमें इस तरह का ग्राफ कुछ बनेगा ऐसे। तो ये है इसमें साथियों। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। सप्लाई एंड डिमांड इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी और मार्केट इक्विलिब्रियम। तो सप्लाई और डिमांड जो है वो इंटरेक्ट करते हैं और एक प्राइस पे आते हैं जो इक्विलिब्रियम प्राइस जिसे हम कहते हैं, एंड क्वांटिटी और मार्केट इक्विलिब्रियम, जहाँ पर एक पर्टिकुलर प्राइस और उस प्राइस पर इतना प्रोडक्शन होता है और डिमांड और सप्लाई वहाँ पर मैच करती है, इक्विलिब्रियम प्राइस पर मैच करती हैं, आती हैं, एक साथ आती हैं, बैलेंस में आ जाती हैं। द मार्केट इक्विलिब्रियम कम्स एट दैट प्राइस एंड क्वांटिटी वेयर द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड आर इन बैलेंस। तो जहाँ पर जो अलग अलग फोर्सेज हैं डिमांड के और सप्लाई के, वो दोनों जो हैं वो बैलेंस में आ जाते हैं, उस कंडीशन को हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं और उस प्राइस को इक्विलिब्रियम जो है वो प्राइस होगा वो। At equilibrium price, the amount that buyers want to buy is just equal to the amount that seller want to sell। तो इक्विलिब्रियम प्राइस की जो खास बात है वो ये है कि जितना अमाउंट बायर खरीदना चाहता है इज़ जस्ट इक्वल टू द अमाउंट दैट सेलर वांट टू सेल। जितना अमाउंट, जितनी क्वांटिटी बायर खरीदना चाहता है उतनी ही क्वांटिटी सेलर जो है वो बनाना भी चाहता है। A market equilibrium comes at the price at which quantity demanded equals quantity supplied। तो सेम चीज़ है, जितनी क्वांटिटी डिमांडेड है उतनी ही क्वांटिटी सप्लाइड है, वहाँ पर ही मार्केट इक्विलिब्रियम आता है। द इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मार्केट क्लियरिंग प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस को ही हम मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो CIIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।